मैं डॉक्टर अंशु पुरी, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, आप लोगों का इस चैनल में वापस से स्वागत करती हूं और आज मैं आपको संसदीय लोकतंत्र के बारे में आगे पढ़ाऊंगी। पहले वाले वीडियो में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय लोकतंत्र क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स किसको बोलते हैं, शक्ति पृथक्करण किसको बोलते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई, लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में किस तरह के मेंबर्स होते हैं, किसको क्या कहा जाता है और बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर पार्लियामेंट का क्या नाम है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब दूसरे वीडियो में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि संसदीय लोक प्रणाली या संसदीय लोकतंत्र प्रणाली हमारे यहाँ किस किस तरह से है और कैसे है। तो हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो राष्ट्रपति, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया, राष्ट्रपति हमारे देश में हर एक संस्था का हेड होता है। जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यहाँ, जिसे हम कार्यपालिका कह लें, व्यवस्थापिका कह लें, न्यायपालिका कह लें, आर्मी कह लें, डिफेंस कह लें, पूरा का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था जो है, उन सब का कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना हमारे देश में कोई भी कार्य को संपादित किया गया या संपूर्ण किया गया माना नहीं जाएगा। और जब राष्ट्रपति आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वीटो पावर के बारे में कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी चीज़ से सहमत नहीं है तो वह उस बिल को या तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या फिर उसको अपनी टेबल पर इनडेफिनेटली रख सकता है, जिसको हम वीटो पावर बोलते हैं। वो उसके ऊपर साइन नहीं करेगा तो वह कभी भी कानून नहीं बनेगा। इसलिए हमारे देश में हर एक कार्य, नियुक्तियाँ, हटाना, ये सब चीज़ें राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। राष्ट्रपति हमारे हेड ऑफ द नेशन है, यानी कि हमारे देश का प्रथम व्यक्ति है। हमारे देश का जो हमारा देश है उसका नेता जो है या उसका जो शीर्षस्थ व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के अंदर, प्रधानमंत्री यानी कि जो मेजॉरिटी पार्टी या जो जनता के द्वारा चुनाव में जीते गई जो पार्टी है, उसका जो मुखिया है, जिसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, वह एक्चुअल में कार्य करता है। सारे कार्य किए या संपादित करने का कार्य प्रधानमंत्री का होता है और वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब हम पार्लियामेंट के ऊपर चलें कि पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति के 2 सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। राष्ट्रपति का कार्य है कि वह दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाता है और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई कानून जो है वो बन पाता है। 2 सदन हैं जिसमें से हम लोकसभा का मतलब होता है हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसके अंदर आते हैं। हर 5 साल के बाद यह भंग हो जाता है, इसलिए इसे निम्न सदन या लोअर हाउस बोलते हैं। और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है जितने भी राज्यों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो यहाँ पर आते हैं वह राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और इसे हम उच्च सदन या अपर हाउस बोलते हैं क्योंकि इसके मेंबर्स कभी भी भंग नहीं होता। राज्यसभा को कभी भी 5 साल में, 2 साल में कभी भी भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा सरकार रहे या न रहे, राज्यसभा हमेशा स्थायी रहती है और राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स हर तीसरे वर्ष जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। इसलिए इसे उच्च सदन बोला जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है क्योंकि उसे हर 5 साल के बाद भंग कर दिया जाता है, या फिर अगर जो मेजॉरिटी पार्टी है या जो जीती हुई पार्टी है चुनाव में, वह अपना अगर कॉन्फिडेंस जो है, बहुमत जो है वो खो दे अगर लोकसभा में, तब भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है और चुनाव कराए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को बैठक के लिए बुलाता है और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई कानून बन सकता है।
दूसरी चीज़, राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों का शीर्षस्थ नेता होता है या शीर्षस्थ व्यक्ति होता है। अगर दोनों सदनों का सेशन नहीं चल रहा हो, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि विधानसभा लोकसभा नहीं चल रही होगी, तो राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कोई किसी विषय पर तुरंत कार्यवाही करनी आवश्यक है या ज़रूरी है, तो वह ऑर्डिनेंस ला सकते हैं और इस ऑर्डिनेंस की पावर और इफ़ेक्ट वही होती है जो संसद के द्वारा पास किए गए बिल की होती है। तो राष्ट्रपति की ये बहुत बड़ी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। जैसे मैंने आपको एक शक्ति वीटो पावर के लिए बताया, इसी तरह से ये भी राष्ट्रपति की एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसा आवश्यक कार्य पड़ जाए, तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस पास कर उसको बिल का प्रारूप दे सकता है और इस ऑर्डिनेंस की शक्ति या इस ऑर्डिनेंस की कार्य करने का शक्ति जो है वह एक बिल के द्वारा, जो संसद के द्वारा पारित की जाती है, उसके बराबर होती है। अब राष्ट्रपति की बेसिक पावर्स हैं दोनों सदनों के ऊपर, जिसको हम लोअर हाउस और अपर हाउस बोलते हैं, और दूसरा हम इन्हें कहते हैं काउंसिल ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, जुडिशरी पावर्स होती हैं। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट का नेता है और सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कार्यपालिका का भी हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है। सारे कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ही किए जाते हैं। फिर हम अगर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशियल पावर्स के अंदर सारे के सारे कोर्ट्स का जो हेड है वो राष्ट्रपति है। सारे अध्यक्ष, सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उन्हें हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति का है। और इमरजेंसी के अंदर मैंने आपको बताया, इमरजेंसी पावर्स में वो इमरजेंसी लागू कर सकता है, ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। इस तरह की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। चलिए अब लोकसभा की बात करें कि लोकसभा क्या होता है। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल कहते हैं इसे हम, या इसे निम्न सदन कहते हैं। और हाउस ऑफ पीपल के अंदर 1954 के अंदर इसकी स्थापना हुई। जो भी व्यक्ति इसे हाउस ऑफ पीपल में आने की योग्यता रखता हो, उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। पहले वो भारत का नागरिक हो, दूसरा न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष की हो, और तीसरा वह कहीं मेंटली साउंड हो, यानी कि दिमाग से वो बिल्कुल सक्षम हो। अब इसके अंदर इसकी आगे और वो हैं कि संसद का निम्न सदन होता है, इसे हाउस ऑफ पीपल या निम्न सदन बोलते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। जो हम एडल्ट सफरेज यानी कि 18 वर्ष के ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं हमारे यहाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट यानी कि किसी भी जाति के हों, क्रीड मतलब किसी भी जाति जनजाति के हों, रेस का मतलब किसी भी स्पीशीज़ के हों, किसी भी आर्थिक वर्ग को बिलोंग करते हों, उन सभी का जेंडर यानी कि लड़का हो या लड़की हो, इन सभी को इक्वल राइट है वोट देने का। 18 साल से ऊपर हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति हैं वह वोट देने का राइट रखते हैं, वह वोट दे सकते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन डायरेक्टली व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य के द्वारा की जाती है। इस तरह के सदस्य जो लोकसभा में सभी लोग बहुमत से उसका चुनाव करते हैं या संपूर्ण रूप से या उनसे सहमत हों, वह लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद संभालते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं, तभी लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है। पहला सत्र जब भी लोकसभा का होता है तो उसको संबोधन का काम राष्ट्रपति का होता है, और लोकसभा में अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाने पर संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, जिसे हम स्पीकर बोलते हैं। चलिए अब राज्यसभा की बात करें। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन बोलते हैं या काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। जितने भी देश के अंदर राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं, जितने भी MPs MLAs हैं, वह सब इनको
चुनाव करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सॉरी, मैंने आपको पहले 3 वर्ष बोला था, तो प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य का चुनाव कर लिया जाता है। अतः राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, इसीलिए इसे राज्यसभा का स्थायी सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स या उच्च सदन कहा जाता है। इसे परमानेंट हाउस कहते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार आता है, उच्च सदन क्यों कहा जाता है या परमानेंट हाउस कौन सा होता है। लेकिन क्योंकि लोकसभा हमारे यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम प्रधानमंत्री, क्योंकि उसका पार्ट होता है और प्रधानमंत्री को हम ज़्यादा वेटेज देते हैं, इसलिए बच्चे जो हैं वो गलती से हमेशा लोकसभा को लिख देते हैं कि लोकसभा उच्च सदन है, लोकसभा ही परमानेंट हाउस है, लेकिन राज्यसभा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, 5 वर्ष का होता है। ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उच्च सदन क्यों कहा जाता है, परमानेंट हाउस किसको बोलते हैं, इनको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को 2 वर्ष के अंदर 1/3 मेंबर, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और नयों का चुनाव हो जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। योग्यता क्या है? इनकी भी योग्यता वही है, भारत के नागरिक हों और न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष थी, इसमें न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो आगे चले हम, अब इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करें, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। तो लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा है, ये विधानसभा के विधायकों द्वारा चुने गए सदस्यों की सभा है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जिसे हम अस्थायी बोलते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जिसमें उसके अध्यक्ष जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है और ये स्थायी है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की कार्य अवधि बढ़ सकती है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। यह चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी संसदात्मक लोक प्रशासन प्रणाली के अंदर। आपको देखना पड़ेगा, पार्लियामेंट का हेड हमेशा प्रेसिडेंट होता है, सारे कार्य प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। उच्च सदन स्थायी होगा और निम्न सदन अस्थायी होगा। हर 5 साल में ये भंग हो जाएगा या अपना बहुमत ना साबित करने पर बीच में भी भंग हो सकता है। आपातकालीन की स्थिति में इनकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा। राज्यसभा के अंदर 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर होंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर क्या क्या मेंबर्स हैं। इसमें ये भी आप जब चार्ट बनाएंगे, मैंने अधूरा चार्ट बनाया है, जब चार्ट बनाएंगे तो चार्ट में लिखिएगा कि इसमें न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है राज्यसभा में, और लोकसभा में 25 वर्ष। अब लोकसभा और राज्यसभा के आगे डिफरेंसेस हम देखते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या इसमें 552 हो सकती है, 530 राज्यों के द्वारा चुनकर आते हैं और 20 केंद्र शासित राज्यों के द्वारा। इसी तरह राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 238 राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों के द्वारा चुनकर आते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं डिफरेंट फील्ड्स के, आर्ट, कल्चर, खेलकूद, इन सब में से। लोकसभा के अंदर 503 राज्यों के द्वारा होते हैं, 20 केंद्र शासित राज्यों के द्वारा, और 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा में 238 राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों के द्वारा होते हैं, 12 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, और वर्तमान में इनका जो संख्या है वो 543 प्लस 2 है। अधिकतम 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ 545 हैं। वर्तमान में राज्यसभा के कुल 245 मेंबर्स हैं, 233 प्लस 12 सदस्य हैं, लेकिन ये 250 हो सकते हैं। अब राज्यों में 530, केंद्र शासित प्रदेश में 13 अधिकतम सदस्य चुने जा सकते हैं, 543।
2 हम एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं। वर्तमान में 545 कुल मेंबर हैं लोकसभा के और मैक्सिमम सदस्य 552 तक हो सकते हैं। 542 इज़ द मैक्सिमम लिमिट जो संविधान ने सेट कर रखी है लोकसभा के सदस्यों की। इसी तरह से राज्यों में 229 मेंबर्स होते हैं, 4 केंद्र प्रशासित देशों में होते हैं, अधिकतम चुने जा सकते हैं 233 और 12 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं 245 और मैक्सिमम सदस्य जो हैं वो 250 तक हो सकते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा में और भी डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस है लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर होता है, राज्यसभा का रिप्रेजेंटेटिव उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट होता है। लोकसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में मनी बिल कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। राज्यसभा में केवल मनी बिल को पारित करने के लिए या कंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा, इसकी संसद इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा और प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ा। संसदात्मक लोकतंत्र प्रणाली हमारे यहाँ किस प्रकार की है इसके बारे में पढ़ा। अब तीसरे वाले वीडियो में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि लोकसभा राज्यसभा के बाद संसदात्मक प्रणाली जो है वो किस तरह से कार्य करती है। धन्यवाद।